हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। हमने जो नीट 2023 के लिए वन शॉट रिवीजन की वीडियो स्टार्ट की हुई है, ये उसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने वन शॉट रिवीजन के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स को पूरे तरह से किया। हार्मोन्स क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड शॉट लाए हुए हैं बायोलॉजी के एक्सक्रीशन चैप्टर का। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का कवर करेंगे, समझते हुए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है क्या क्या है, कैसे हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और जल्दी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लगे ना, अगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा तो 1.5 या 2 के स्पीड में देख लेना। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बचेगा। लेकिन एनसीईआरटी को सामने रखना और उससे पढ़ना, मेरी बातों को सुनते हुए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, आयंस में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जिसको हम लोग फूड के थ्रू बॉडी में लेते हैं। ठीक है ना, या जो चीज़ बाहर से आता है अंदर में, इंजेशन प्रोसेस होता है। और वही जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इजेशन बोलते हैं उसको। दिस सब्सटेंस हैज टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। अब देखो, एक्चुअल बात क्या है ना, कि ये जो सब्सटेंस है दिख रहे थे जो भी, उसको हम लोग या फिर कंप्लीटली निकालना चाहेंगे या फिर पार्शियली। ऐसा क्यों? अब वाटर को तो हम लोग कंप्लीटली निकालेंगे नहीं, तो उसको पार्शियली आउट किया जाता है, यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेटिंग के फॉर्म में। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया या यूरिया, यूरिक एसिड है, तो इसको तो निकालना ही पड़ता है बॉडी से बाहर। ठीक है ना, सो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि पार्शियली या टोटली। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of this substance with special emphasis on common nitrogenous waste। ठीक है ना, अब इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ना है ना, कि कैसे कैसे एलिमिनेट होता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से बाहर। उसका बस हम लोग फॉर्म देखेंगे, कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है, बस ये सब। ठीक है, तो देखो, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो क्या क्या बताया कि एनिमल्स के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसमें मेन फॉर्म कौन सा है, मेजर फॉर्म कौन सा है? अमोनिया है, यूरिया और यूरिक एसिड है। ठीक है, अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और कभी भी याद रखना कि अमोनिया को रिलीज करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जबकि यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। सो एक कहीं एनसीईआरटी या कहीं साइड में एक लिख लेना, एक ऑर्डर बना लेना कि अमोनिया टॉक्सिसिटी का ऑर्डर बनाना। सबसे पहले अमोनिया ग्रेटर देन यूरिया, ग्रेटर देन यूरिक एसिड सबसे कम रहेगा। ठीक है, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, इसलिए उसको रिमूवल के लिए सबसे कम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। ठीक है ना, अमोनिया को जो रिलीज करने का प्रोसेस होता है एक अमोनोटेलिज्म कहलाता है। अब अमोनोटेलिक एनिमल्स होते कौन कौन से हैं? ठीक है ना, तो जितने मेनी बोनी फिशेस होते हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं या एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं, इसको अमोनोटेलिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अमोनिया क्या होता है ना, कि रेडिली सोल्यूबल होता है। अमोनिया रेडिली सोल्यूबल होता है और जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। कभी भी अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीटेड आउट नहीं होता है, उसको अमोनिया आयन के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है। और रेडली सोल्यूबल होता है, इसलिए क्या होता है कि गिल सरफेस से फिश में और बॉडी सरफेस से रिलीज किया जाता है। किडनी का कोई भी फंक्शन नहीं होता है अमोनिया के रिलीज करने में। ठीक है ना, अमोनिया को रिलीज करने में किडनी का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब जैसे क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है, वो क्या करता है ना, कि उसमें क्या होता है कि लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का अडेप्ट कर लेता है वो। ठीक है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड का। इससे क्या होता है ना, कि वाटर का कंजर्वेशन होता है। तो जितने भी मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब एडेप्टिव एनिमल्स हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में यूरिया और यूरिक एसिड को चूज़ करते हैं, ताकि वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके। ठीक है, mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic। कौन कौन से? मैमल्स हो गए, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए और मेराइन फिशेस हो गए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, याद करने के लिए अच्छा रहेगा। साइड में लिख लेना कि अमोनोटेलिक कौन होते हैं, यूरोटेलिक कौन होते हैं। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ these एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है ना, वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे? लिवर्स में। ठीक है ना, लीवर में वो कन्वर्ट होगा। अमोनिया टू यूरिया कहाँ होता है? लीवर में होता है।
और उसके बाद से जो यूरिया होता है वो ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, किडनी उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। ठीक है, ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है ना कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया उसको बॉडी में रिटेन कर लेता है, सारे का सारा बाहर नहीं निकलता है कुछ एनिमल्स में, जैसे हम लोगों में। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। ठीक है, अब याद करें यूरिकोटैलिक में कौन कौन सा आ जाएंगे, रेप्टाइल्स हो गए हैं, बर्ड्स, स्नेल्स और इंसेक्ट्स आ गए। ठीक है ना, इसको याद करने के लिए तुम ऐसे ट्रिक बना सकते हो यूरिकोटैलिक के लिए, RBI, RBI स्नेल कर दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्नेल। ठीक है, सो R रेप्टाइल, B से बर्ड्स, I से इंसेक्ट और S से स्नेल कर देना। ठीक है, RBI स्नेल, ऐसे याद करने का बस ये छोटा सा ट्रिक मान सकते हो उसको। ठीक है, सो ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटैलिक कहते हैं। और ये क्या करता है ना कि यूरिक एसिड को जब रिलीज करता है तो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकालता है। इससे क्या होता है ना कि इससे बर्ड्स का जो बीट होता है या फीकल मैटर होता है उसमें देखना कि वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होता है, वो पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकलता है, जैसे कोलगेट का टूथपेस्ट होता है उसी टाइप का होता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल tubular forms where invertebrates have complex tubular organs called kidney। देखो जैसे जैसे क्या होता है ना कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होते जाता है ना, तो जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अब इनवर्टिब्रेट में क्या होता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं, सिंपल फॉर्म में होता है, सो वहाँ ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का बढ़ता है, जैसे हम लोग मैमल्स हैं तो हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ताकि बॉडी फंक्शन को अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। ठीक है, सो इनवर्टिब्रेट में ट्यूबुलर फॉर्म्स में होते हैं और जबकि वर्टिब्रेट में जो होता है किडनी होता है, जैसे हम लोगों में जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया होता है या फ्लेम सेल्स बोलो, वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है किसमें किसमें, प्लैथीहेल्मिन्थेस में, प्लैथीहेल्मिन्थे मतलब फ्लैट फॉर्म्स, इनके प्लेनेरिया, रोटिफर्स में, कुछ एनिलिड्स में और सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सस में। ठीक है, यहाँ होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया होता है ना, वो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, यानी कि रेगुलेशन। ठीक है ना, आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। नेफ्रिडिया जो होता है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म के लिए। ठीक है ना, अर्थवर्म और कुछ एनिलिड्स में नेफ्रिडिया जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उनके लिए। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। Malpighian tubules are excretory structure of most of the insect including cockroach। सो अगर बोलेगा कि मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वेस्ट को निकालने के लिए, तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, मालपिगियन बॉडी मत बोलना, ये मालपिगियन ट्यूब्यूल है, ध्यान से। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, दो फंक्शन होता है कि एक एक्सक्रीशन करवाएगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। ठीक है ना, आयनिक बैलेंस। एंटीरियर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटिव फंक्शन इन क्रूस्टेशियन लाइक प्रॉन। सो ये भी अंडरलाइन कर लेना कि एंटीरियर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है, क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम का। ठीक है, देखो ह्यूमन में क्या होता है ना कि किडनी एक पेयर होता है, एक पेयर यूरेटर होता है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होगा, बीन शेप्ड का होता है, और इसका जो पोजीशन देखोगे ना तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर के बीच में होता है। ठीक है, डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, लास्ट थोरैसिक थर्ड लंबर के बीच में होगा, डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं किडनी का शेप साइज कैसे कैसे होता है। देखो किडनी जो होता है ना वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है लेंथ में, विथ उसका 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, और उसका जो वेट होता है ना एवरेज वेट 120 टू 170 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो किडनी के अंदर सरफेस में जाओगे, अंदर के सरफेस में, तो वहाँ पे एक नॉच होता है। ठीक है, वहाँ जहाँ से लिखा है टुवार्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। ठीक है, सो अंदर में देखोगे अगर उसके स्ट्रक्चर को, किडनी को, तो वहाँ देखो एक नॉच बना हुआ है
दिख रहा होगा, ठीक है, नॉच बना हुआ जिसको हाइलम बोलते हैं। अब देखो क्या होता है ना, हाइलम के थ्रू ही क्या होता है ना कि यूरेटर, ब्लड वेसल्स या नर्व्स इंटर करते हैं, ठीक है। अब जो हाइलम के अंदर जब जाओगे ना तो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। अब इस रीनल पेल्विस में क्या होता है ना कि प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको कैलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। किडनी का जो आउटर लेयर होता है ना एक टफ कैप्सूल होता है, ठीक। और इन साइड द किडनी देखोगे तो दो जोन होता है, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है, ठीक है। इन साइड द किडनी दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब मेडुला जो होता है ना वो क्या होता है कि मतलब कोनिकल मासेज में डिवाइडेड रहता है जिसको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। मेडुला डिवाइडेड होगा कुछ कोनिकल मासेज में जिसको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, और वो प्रोजेक्ट करता है कैलाइसिस में, ठीक है। क्लासेस अभी हमने जस्ट पढ़ा कि रीनल पेल्विस के साथ क्या होता है कि कुछ क्लाइसिस होता है, ठीक है ना, ठीक है। रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड क्लाइसिस, वहाँ जो लिखा हुआ था उसी में क्या होता है कि जो मेडुलरी पिरामिड होता है वो प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बटनी, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स होता है ना जो हमने पढ़ा कि इनसाइड द किडनी दो जोन होता है, एक आउटर एक इनर, आउटर होता है कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। सो आउटर जो कॉर्टेक्स होता है ना वो क्या करेगा, इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स आता है, एक्सटेंड करता है एज अ रियल कॉलम जिसको हम लोग कॉलम ऑफ बटन कहते हैं। अब क्या होता है कि हर एक किडनी में 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का वो नेफ्रॉन्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है। विच आर फंक्शनल यूनिट, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, हर एक नेफ्रॉन का 2 पार्ट होता है, एक को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं और एक को रिनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस होता है क्या है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि एफरेंट एट्रियोल की, ठीक है, एफरेंट एट्रियोल जो होता है ना उसका टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो बनता है, ठीक है। एफरेंट एट्रियोल क्या करता है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। और ये होता है क्या, अब एफरेंट एट्रियोल क्या होता है, फाइन ब्रांच जो होता है रीनल आर्टरी का उसको बोलते हैं हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। सो ग्लोमेरुलस होता क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी फाउंड बाय एफरेंट एट्रियोल, और एफरेंट एट्रियोल क्या होता है, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब जो ब्लड होता है ना ग्लोमेरुलस से वो लेके जाया जाता है इफरेंट एट्रियोल के थ्रू, लेके आएगा एफरेंट एट्रियोल और दूर लेके जाएगा इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। ए से आया, याद रखना इस तरह, अगर ए और ई मतलब प्रॉब्लम होगा कि एफरेंट था या इफरेंट था, सो ए से आया, ऐसे याद रख लेना, ए से आया, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड बॉमन्स कैप्सूल। सो नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट था, पहला तो ग्लोमेरुलस था और दूसरा था रीनल ट्यूब्यूल। सो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है तुमको डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब बॉमन्स कैप्सूल क्या करता है ना, ये ही इंक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करोगे, ग्लोमेरुलस को ऐड करोगे प्लस बोमस कैप्सूल के साथ में, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालपिगियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल्स। याद रखना ये मालपिगियन बॉडी है, नॉट मालपिगियन ट्यूब्यूल। मालपिगियन ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है एक्सक्रीजन में इन इंसेक्ट्स, समझे, या कॉकरोच। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। अब यही जो रिनल ट्यूब्यूल है ना वो क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा और एक हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क बनाता है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अ हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं हेलनेस लूप। हेलने लूप का जो क्या होता है शेप, हेयर पिन शेप, ठीक है। इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। हेलने लूप में क्या होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होगा एक डिसेंडिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे परमेबिलिटी का जस्ट आगे, ठीक है, कि कहाँ परमेबिलिटी कैसा होता है, इम्परमेबल होता है वाटर के लिए या परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऐसे आगे पढ़ना हम लोग को पढ़ेंगे भी जस्ट। The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule, ठीक है, DCT। मैक्सिमम रिजर्प्शन ऑफ वाटर कहीं अगर होता है तो यही होता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द DCTs of many nephrons open into a straight tube called collecting duct। अब DCT से जाएगा CT में यानी कि collecting duct में, ठीक है। Many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces, ठीक है।
द मालपिगियन कॉर्पस्कल पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो तुमको डिप्स करता है मेडुला में। सो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ कॉर्टिकल रीजन, और ऑप्शन चारों दे देगा, तो याद रखना कि लूप ऑफ हेनले मतलब मेडुला में डिप्स कर जाता है। मालपिगियन कॉर्पस्कल पीसीटी डीसीटी कॉर्टिकल रीजन में रहेगा, और बाकी जो चौथा हमारा लूप ऑफ हेनले है वो डिप करता है तुमको मेडुला में। और मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है ना कि लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और बहुत कम क्या जाता है वो एक्सटेंड करता है इनटू मेडुला। ठीक है ना, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, सो कॉर्टिक याद रखना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, और कुछ नेफ्रॉन में क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है और एकदम मेडुला के डीप तक रन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक, अब क्या होता है कि जो इफरेंट एट्रियल था ना, जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता था, ब्लड को बाहर ले जा रहा था, ठीक है ना, वो क्या करता है ना, एक फाइन कैपिलरी का ब्रांच बनाता है। ठीक है, फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, याद रखना इफरेंट एट्रियल ही पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। और वहीं पे क्या होता है ना कि एक माइन्यूट वेसल होता है, ठीक है, नेटवर्क का, जो क्या होता है कि हेलेस लूप के पैरेलल तुमको रन करता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, और ये यू शेप्ड होता है। ठीक है, और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वासा रेक्टा या फिर एब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस होता है। अब हम लोग बात करेंगे ना कि यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। ठीक है, अब डायरेक्ट ये सुन लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला, रीअब्जॉर्प्शन दूसरा, और सेक्रेशन तीसरा। ठीक है, यही 3 स्टेप को फॉलो करता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होगा नेफ्रॉन के। तो पहला स्टेप में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन के फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और वो काम कौन करता है, जैसे मैंने बताया था ना, एफरेंट एट्रियल तुमको ब्लड लेके आता था कहाँ, ग्लोमेरुलस, वहाँ से एफरेंट एट्रियल ले जाता था। तो ब्लड का ही तो फिल्ट्रेशन करना है ना, तो क्या करता है कि ब्लड को लेकर के आया ग्लोमेरुलस में। सो पहला जो प्रोसेस हम लोग का है यानी कि फिल्ट्रेशन का, वो कहाँ स्टार्ट होगा, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और उसमें क्या होता है कि 11 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज, याद रखा किडनीज, दोनों किडनी मिला करके 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है पर मिनट। ठीक है ना, और जो कि 1/5 होता है हम लोग का ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन मिनट। जैसे होता है ना कि 72 × 70 करोगे, क्योंकि ईच वेंट्रिकल जो पंप करता है तुमको 70 ml वाला, और इंटू 72 करोगे 1 मिनट में जो होता है, तो हो जाता है तुमको 5040 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। सो अगर 1100 से 1200 अगर यहाँ से फिल्टर कर रहा है, तो ये 1/5 हो जाता है ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ठीक है, the glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layer। देखो फिल्ट्रेशन 3 लेयर के थ्रू होगा, एक पहला होता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, फिर होता है तुमको एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर है, कौन कौन सा, एंडोथेलियम, दूसरा हो गया एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों के बीच में रहता है। अब जो एपिथेलियल सेल होता है ना बोमेंस कैप्सूल का, उसको पोडोसाइट्स कहते हैं, और बहुत इंट्रिकेट मैनर में क्या होता है ना कि अरेंज्ड होता है, और उससे क्या होता है ना, कुछ कुछ क्या होता है कि माइन्यूट स्पेस तुमको छूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिट पोर्ट्स या फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो ब्लड जो फिल्टर होता है ना, इसी स्लिट के थ्रू होगा। ठीक है ना, और जब फिल्ट्रेशन होता है ना, तो तुमको सारा कंस्टिट्यूंट उससे प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है ना कि जितना भी कंस्टिट्यूंट होगा प्लाज्मा का सारा फिल्टर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट द प्रोटीन। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटीन पास नहीं करता है बोमेंस कैप्सूल में, बाकी प्लाज्मा का जितना भी कंस्टिट्यूंट होगा सारा का सारा पास करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, याद रखना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना होता है, 125 ml पर मिनट, या पर डे 180 लीटर्स। ठीक है,
द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus JGA, ठीक है, JGA juxtaglomerular apparatus. सो ये बनता कैसे, देखो अब इसका सिंपल सा जान लो बनता कैसे। देखो एक जो JGA होता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन होता है। और कैसे बनता है, जब सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है इन DCT एंड एफरेंट एट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। DCT प्लस एफरेंट एट्रियोल जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे क्या होता है, उसके पॉइंट पे एक सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे बनता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। जब भी GFR गिरता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब गिरता है ना, तो जो JG सेल होता है एक्टिवेट हो जाता है। JG सेल होता है एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, रेनिन को सेक्रेट करेगा, रिलीज करेगा। और वो क्या करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को क्या करेगा, मेंटेन करेगा और फिर GFR को नॉर्मल ले आता है, ठीक है। A comparison of the volume of filtrate formed per day 180 liter per day with that of urine released 1.5 liters suggests that nearly 99% of filtrate has to be reabsorbed by renal tubules. अब जैसे बताया ना कि GFR 180 लीटर पर डे है, अब उसमें यूरिन निकलता है तुमको 1.5 लीटर पर डे, अब 99% तुमको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वही बता रहा है, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब थर्ड स्टेप में हो जाएंगे सेक्रेशन, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल cell in the different segment of nephron perform this either by active और पैसिव मैकेनिज्म, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो तुमको डिपेंड करता है किस पार्ट में हो रहा है, और एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली वेयर द नाइट्रोजनस वेस्ट आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव, ठीक है। सो जैसे देखो कभी भी ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होगा, सोडियम होगा, सो इस सब का जब रीअब्जॉर्प्शन करना होगा तो थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमारे लिए। तो जब कभी भी कोई भी कीमत चुकाना होता है जो अच्छी चीज़ होता है उसके लिए, ठीक है ना। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए हम लोग उसके लिए कीमत चुकाते हैं, हमारा सेल कीमत चुकाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। और मान के चलो कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसका तो मेरे बॉडी में काम नहीं है, तो उसको हम क्यों गेन करना चाहेंगे, उसको निकालना चाहेंगे। अब निकालने के लिए किसी से छोड़ने के लिए हम लोग पैसा क्यों खर्च करेंगे, या कोई क्यों खर्च करना चाहेगा। सो उसमें पैसिवली उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन जो वाटर होता है ना, वो पैसिवली होता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। याद रखना ये चीज़ कि जो इनिशियल सेगमेंट होता है नेफ्रॉन का, वहाँ पे वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिवली होता है। जब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सेक्रेट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid, ठीक है। नॉर्मल है कि एसिड बेस बैलेंस को बनाएगा, बॉडी में फ्लूइड के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को ये बैलेंस करेगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT के बारे में पढ़ना है, ठीक है। PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for reabsorption, ठीक है ना। देखो कभी भी कहीं भी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है तो उसका फंक्शन ये होता है ना कि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, और सरफेस एरिया को जब भी बढ़ाएगा कोई भी, तो उससे क्या होता है ना कि रीएब्जॉर्प्शन करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तुमको रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए सिंपल cuboidal ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, ठीक है। Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment, ठीक है। याद रखना 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसेंशियल जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हुए या फिर वाटर होगा, रीअब्जॉर्ब करता है ये सेगमेंट, ठीक है। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion. अब देखो ये कैसे करता है मेंटेन, ये pH को भी मेंटेन करेगा और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड को। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, अमोनिया को रिलीज करेगा और पोटेशियम को रिलीज कर देगा, और एब्जॉर्ब क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि एसिड बेस बैलेंस बना रहता है, ठीक है, आयनिक बैलेंस बना रहता है। अब दूसरा बात करते हैं हम हेनले लूप का। सो हेनले लूप में क्या लिखा हुआ है कि रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, सबसे कम अगर रीएब्जॉर्प्शन कहीं होता है किसी सेगमेंट पे तो वो होता है हेनलेज लूप में, ठीक है।
अब ये क्या करता है ना कि इस हेनले लूप का क्या फंक्शन होता है कि ये हाई ऑस्मोलरिटी जो होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखो इसका दो पार्ट आएगा तुमको, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का वो परमेबल तो होगा वाटर के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इससे क्या होता है ना कि जो अब इम्परमेबल जब वाटर के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो फिल्टर जो मूव डाउन होता है ना वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है पूरा तरह से। और वही असेंडिंग लिम्ब पे क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, लेकिन अलाउ करता है इलेक्ट्रोलाइट का वो ट्रांसपोर्ट को एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है ना। सो जैसे जैसे क्या होता है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टर ऊपर जाता है ना तो वो डाइल्यूट होते जाता है, ठीक है ना। डाइल्यूट होते जाएगा, जैसे असेंडिंग में जाएगा तो डाइल्यूट होते जाएगा बस, और उसका से मेडुलरी फ्लूइड पे पहुंच जाएगा वो। अब आते हैं डीसीटी में। देखो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन जो होता है सोडियम का और वाटर का वो होता है डीसीटी में। डीसीटी क्या होता है ना कि रीएब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट का भी, और सेलेक्टिव सेक्रेशन करेगा तुमको हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का, ठीक है, और अमोनिया का। और इस तरह से क्या करता है ये सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करेगा और पीएच को बैलेंस करेगा। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें अगर हम लोग, सो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। सो कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से लेकर इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक ये मतलब डक्ट जो होता है ये इतना लंबा होता है, सोच लो। कॉर्टेक्स ऑफ किडनी से लेकर के इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक जाता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस सेगमेंट टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। देखो अगर वाटर को पूरा रीअब्सॉर्ब कर लेगा ये सेगमेंट तो वाटर ज़्यादा बचेगा ही नहीं, तो वाटर ज़्यादा बचेगा नहीं इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। सपोज कि एक एग्जाम्पल ले सकते हो नमक का और पानी का, ठीक ना। अगर 2 चम्मच अगर तुम डालो एक गिलास पानी में, ठीक है, आप उसी में से क्या करो कि एक गिलास पानी को आप हाफ गिलास कर दो, आधा पानी को कहीं निकाल दो, कहीं दे दो, और आधा गिलास पानी में 2 चम्मच डालो, देखो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तुम्हारा वहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ होता है कि वाटर को रिजर्व कर लेता है, निकाल लेता है ये, और वाटर वहाँ बहुत कम होता है जब पास होता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी स्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आएगा ना कि विच सेगमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग मेडुलरी मेंटेनिंग ऑस्मोलरिटी, तो याद रखना कि कलेक्टिंग डक्ट होगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। अब मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है ना। मैकेनिज्म पढ़ना है हम लोगों के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैसे कैसे होता है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, हम लोग के पास तो होता ही है, तुम लोग को पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। हेलेज लूप and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limb of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current. देखो कभी भी क्या होता है ना कि जब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, कोई भी चीज़ रन करता है तो उसको हम लोग काउंटर करंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक लेफ्ट जाए एक राइट जाए तो सोलो काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करेंट पैटर्न, ठीक है। या फिर ब्लड का जो फ्लो होता है वासा रेक्टा में, ठीक है ना, जो 2 लिम्ब होता है वासा रेक्टा का, ठीक है, उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो फिर तुमको काउंटर करेंट पैटर्न में चलता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmolarity in the cortex to about 1200 milliosmolarity per liter in the inner medulla। देख रहे हो कैसे कैसे ये बढ़ा रहा है उसको, कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे बढ़ रहा है, देख लो 300 से लेकर से 300 से स्टार्ट हुआ कॉर्टेक्स से और इनर मेडुला में जाते जाते 1200 हो गया। सो इसका रीजन क्या क्या है कि जो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, ठीक है ना, का ब्लड का जो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक ना, या फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट वो भी दोनों क्या है कि मतलब तुमको काउंटर करेंट पैटर्न में है। 2 लिम्ब वासा रेक्टा का है उसमें काउंटर करेंट पैटर्न है तुमको ब्लड फ्लो का, और दोनों में जो प्रॉक्सिमिटी इस कारण से क्या हो रहा है वो ज़्यादा तुमको कॉन्सेंट्रेटेड करते जा रहा है अंदर की तरफ।
दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ठीक है, याद रखना NaCl यूरिया यही दोनों कॉज करता है इतना, जो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देख रहे हो ना 300 से 1200, सो NaCl और यूरिया ही देन होता है इसका। NaCl is transported by the ascending limb of the Henle's loop which is extend with the descending limb of vasa recta। सो याद रखना बस डायरेक्ट ना कि NaCl को ट्रांसपोर्ट करेगा असेंडिंग लिम्ब, कहाँ से कहाँ, उसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ले जाएगा, और फिर NaCl जो होता है रिटर्न हो जाता है बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, कहाँ पे, इंटरस्टिशियम में। इसी तरह क्या होता है कि यूरिया जो होता है ना वो भी थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में इंटर करेगा और फिर बैक हो जाएगा इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट नोट्स जब बनाऊंगा तो एक डायरेक्ट वहाँ पे बना दूंगा पैटर्न से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे NaCl जा रहा है और यूरिया जा रहा है। ठीक है, द above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filter। जैसे कि बताया ना कि 300 से 1200 हो गया, कैसे हुआ, इनिशियल तो 300 था कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में जाते थे 1200 हो गया, इसलिए बोला कि 4 टाइम हो गया ह्यूमन में। ठीक है, अब देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हम लोग को पढ़ना है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। The functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, juxtaglomerular apparatus and to a certain extent the हार्ट से कैसे, वहां से ANF रिलीज होता है। ठीक है ना, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजिंग ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग के बॉडी में क्या होता है ना कि ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सो कभी भी अगर ब्लड वॉल्यूम चेंज हो जाए या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होता है ना तो ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब मान के चलो कि एक्सेसिव लॉस हो जाएगा फ्लूइड का बॉडी से, सो ये सब जो रिसेप्टर होते हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि हाइपोथैलेमस भी तुमको स्टिमुलेट हो जाएगा और उस वहाँ से तुमको ADH रिलीज हो जाएगा। ADH इनकी एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वेसोप्रेसिन से रिलीज हो जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अब ये क्या करता है कि जो ADH होता है ना वो वाटर का रिएजेशन करता है फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये डायलिसिस को प्रिवेंट करता है, इसलिए हम इसको एंटी डायरेटिक बोलते हैं। ठीक है ना, और जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है ना तो ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है, इनकी सप्रेस कर देता है ADH के सेक्रेशन को। ठीक है ना, समझ गए। जब जब मान के चलो कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा सो उस समय तुमको ADH की क्या जरूरत है, ADH का तो फंक्शन है ना कि और वो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। सो ऑलरेडी जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा रहेगा बॉडी में तो तुम्हारा ADH का क्या काम। ठीक है, ADH can also affect the kidney function by its contractory effect on blood vessels। अब देखो कभी भी क्या होता है कि जब ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर है और ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा ब्लड वेसल नैरो हो गया। ठीक है ना, अब वहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लो, अगर पाइप है, कोई पाइप 5 सेंटीमीटर का कोई पाइप है और कोई 2 सेंटीमीटर का पाइप है, अब तुम वहाँ देखना कि मतलब जो प्रेशर होता है पानी निकलने का कहाँ ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जितना छोटा पाइप रहेगा, जितना कम स्पेस रहता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है निकलने का। ठीक है ना, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR। ठीक है, द juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role. A fall in the glomerular blood flow, glomerular blood pressure, GFR can activate the juxtaglomerular cells to release renin, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2। ठीक है ना, अब ध्यान देखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो कि जब भी GFR गिर जाता है ना सो जो JJ सेल है वो क्या करता है, तुमको पहले रिलीज करेगा रेनिन को। अब रेनिन क्या करता है ना कि एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है ना, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा तुमको एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। कहाँ पे करेगा, ब्लड में ही करता है, ध्यान रखना। रेनिन जब आएगा तो वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन 1
और एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 और देन एंजियोटेंसिन 2 में। और जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये बहुत पावरफुल वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब कोई भी वैसो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो याद रखना कि ब्लड मतलब वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है ना। या फिर जो भी मतलब प्रेशर रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर रहेगा, उसको बढ़ाएगा। और जब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 2 है ना, वो क्या करता है, एक्ट करता है तुमको एड्रेनल कॉर्टेक्स पे और एक्टिवेट कर देता है एल्डोस्टेरोन के रिलीज को। और जब एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है, वो क्या करता है कि तुमको डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और याद रखना कि सोडियम आयन जो होता है ना, उसके पास मतलब वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है। सो जब वहाँ से जब वो डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से जब सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करेगा, सो सोडियम आयन क्या करेगा, वाटर को भी बाउंड करके लेके आएगा अपने साथ में, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वहाँ भी बढ़ जाता है, जीएफआर वहाँ भी बढ़ जाता है। और यही सारा मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ, आर्टेरियल नेट्रोरेटिक फैक्टर, ठीक है ना। जब अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो भी तो हमारे हार्ट के लिए सही नहीं है ना। तो हार्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है कि एएनएफ को रिलीज करवाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये वेसोडाइलेशन करवाएगा, एएनएफ है। अभी तक जो दोनों थे हमारे, वो दोनों क्या कर रहे थे, एंजियोटेंसिन 2 हो गया या एडीएच, वो वैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ब्लड वेसल्स को। अब एएनएम क्या करेगा ना कि यह वैसोडाइलेशन करेगा, ठीक है। और जब वैसोडाइलेशन होगा, जब एरिया बढ़ जाएगा, तो फ्लो का जो रेट होगा वो घट जाएगा। और इस तरह से क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एएनएफ मैकेनिज्म होता है ना, वो चेक करता है ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे। अब बात करते हैं हम लोग मैच्योरेशन का, ठीक है। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लडर where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system, ठीक है ना। अब देखो बनने का तो यूरिन बन गया वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ से क्या हुआ कि यूरिनरी ब्लडर में जाके स्टोर भी हो गया। जब तक एक वॉलंटरी साइन नहीं जाएगा, जैसे अर्ज नहीं होगा टू डिजायर टू रिमूव द यूरिन, तब तक वहाँ से रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना। सो अब क्या होता है कि दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, ठीक है ना। डिट्रेसर मसल वहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लडर में क्या होता है, डिट्रेसर मसल प्रेजेंट होता है। सो वहाँ पे जब क्या स्ट्रेचिंग जब होगा ना, ठीक है, तब अर्ज शुरू होता है निकालने का, उसको रिलीज करने का। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स होगा स्ट्रेच रिसेप्टर का, जो वॉल पे प्रेजेंट होता है ब्लैडर का, वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा तुमको सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है ना कि पास करता है मोटर मैसेज, ठीक है ना, कि वो ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराए स्मूथ मसल का, ठीक है ना। जो स्मूथ मसल ऑफ गॉल ब्लैडर जो प्रेजेंट होता है ना, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है, तो उसके लिए मोटर मैसेज आता है सीएनएस के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल इंस्पेक्टर का, ठीक है। जब यूरेथ्रल इंस्पेक्टर तुमको रिलीज मतलब वो रिलैक्स होगा ना, तो क्या होगा, रिलीज हो जाता है यूरिन का, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये सब प्रोसेस चलता है। The process of release of urine is called maturation and the neural mechanism causing it is called a maturation reflex, ठीक है। और देखो कभी भी एक एडल्ट वुमेन होता है ना, वो पर डे 1 से 1.5 लीटर तक का यूरिन पर डे प्रोड्यूस करता है। और यूरिन जो होता है तुमको लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, और जिस जो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच 6.0 होता है, 6 होता है, ठीक है पीएच। और मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और रिलीज आउट होता है बॉडी से। वेरियस कंडीशन जो होता है ना, जो अफेक्ट कर सकता है तुमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, इसलिए हम लोग यूरिन सैम्पलिंग होता है या यूरिन कल्चर होता है जब किसी का टेस्ट किया जाता है तो, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोसूरिया हो गया, और कीटोनोरिया इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलिटस। याद रखना, ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया ये डायबिटीज मिलिटस का एक बहुत क्या कह सकते हैं ना कि इंडिकेटिव साइन होता है, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन अदर देन द किडनी, लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट, ठीक है। ध्यान देना कि किडनी तो निकालता ही है, साथ में तुमको लंग्स हो गया, लिवर हो गया, स्किन भी हेल्प करता है एलिमिनेशन में। कैसे करता है देखो,
हम लोग का जो लंग होता है ना वो पर डे क्या करता है, तुमको लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लगभग 18 लीटर पर डे, ठीक है। और साथ में साथ कुछ मॉइस्चर के थ्रू तुमका भी निकलता है और वाटर भी निकलता है। और जो लीवर हम लोग का जो लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग के बॉडी में, वो क्या करता है कि बाइल कंटेनिंग जो सब्सटेंस होता है, जैसे बिलरुबिन हो गया, बिलवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गया, या विटामिन हो गया, या ड्रग्स हो गया, उसको क्या करता है कि एज अ सेक्रेशन बाहर निकालता है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है, फीकल मैटर के थ्रू ही निकल जाता है। अब जो स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड होता है ना स्किन में, वो भी क्या करता है ना कुछ अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर निकालता है। कैसे? अब देखो स्वेट जो होता है ना, स्वेट ग्लैंड्स में, ठीक है, वो क्या होता है उसमें कि वाटरी फ्लूइड होता है, जो उसमें NaCl होता है, जो नमकीन बनाता है। पसीना जो आता है वो नमकीन होता है NaCl के कारण। उसमें कुछ यूरिया का अमाउंट होता है, कुछ लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, कभी भी जो स्वेट का प्राइमरी फंक्शन होता है वो कूलिंग इफेक्ट देना होता है बॉडी सर्फेस को। कभी भी प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं होता है स्वेट ग्लैंड का या स्वेट का, कूलिंग इफेक्ट के कारण। क्योंकि स्वेट आता है तो हम लोग को जब पसीना लगता है तो ठंडा महसूस होता है, ठीक है, याद रखना। तो प्राइमरी फंक्शन वही है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड एवं। सीबेसियस ग्लैंड जो होता है ना वो क्या करता है कि वो भी एलिमिनेट करता है कुछ सर्टेन टाइप के सब्सटेंस को, जैसे स्टेरॉल्स का करता है, हाइड्रोकार्बन्स को करेगा, वैक्सेस को करेगा थ्रू सीबम। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। क्योंकि सीबम है तो वैक्स है, तो क्या करेगा, जब भी रहता है तो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देता है बॉडी को, स्किन को, ठीक है। अब याद रखना ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। सलाइवा के थ्रू भी कुछ ना कुछ अमाउंट का तुमको नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट आउट होता है, ये ध्यान रखना। अब हम लगाते हैं लास्ट टॉपिक पे, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। सो हम लोग पढ़े थे ना कि लीवर में क्या हो रहा था कि अमोनिया तुमको कन्वर्ट हो रहा था यूरिया में, और उसके बाद फिर क्या हो रहा था कि यूरिया ब्लड में जाता था और ब्लड के थ्रू वो आता था किडनी में, और वहाँ पे फिल्टर आउट होता था, बाहर निकलता था। अगर मान के चलो कि अगर यूरिया कहीं फिल्टर आउट करने का काम किडनी का है, अगर किडनी में ही माल फंक्शनिंग आ गया तो एक्यूमुलेशन होने लगेगा यूरिया का ब्लड में, और ऐसे में क्या होगा कि यूरेमिया वाला कंडीशन बन जाएगा। और जब यूरिया बढ़ेगा, अब तुमको पता है ना कि यूरिया भी तो टॉक्सिक है हमारे लिए ना। अब बॉडी में जब बॉडी ब्लड में तुमको यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने लगेगा, सो उसमें क्या होगा कि हम लोग के लिए हाई वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस और हार्मफुल कंडीशन हो जाएगा, और ऐसे में किडनी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में क्या किया जाता है कि यूरिया को रिमूव किया जाता है बाय हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस में होता क्या है ना कि जो ब्लड होता है उसको बाहर निकाला जाता है पाइप लगा करके, ब्लड को तुमको कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू एक डायलिसिंग यूनिट में निकाला जाता है, बाहर लाया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या ऐड किया जाता है, तो हिपैरिन, हिपैरिन ऐड करते हैं जिसको एंटीकोगुलेंट होता है, वो जमने नहीं देता है ब्लड को। जैसे जो लीच हम लोग का ब्लड जब सक करता है किसी का भी, तो वो क्या करता है कि वो हिपैरिन रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता और वो आसानी से ब्लड को सक कर पाता है। द यूनिट कंटेन्स अ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। अब ये जो डायलिसिंग यूनिट होता है ना, उसमें क्या होता है कि क्वाइल्ड सेलोफेन होता है, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट होता है, तो यहाँ पे तुमको प्लाज्मा का सारा कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तुमको पता है कि कभी भी जो कॉन्सेंट्रेशन के बेस्ट पे रहेगा तो हाई टू लो फ्लो होता है। सो अगर मान के चलो कि डायलिसिंग फ्लूइड में अगर तुमको नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो जो ब्लड लेके आ रहा है वहाँ तो है ना, तो वहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ से क्या करेगा कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तुमको चला जाएगा किस में, वो जो यूनिट बना हुआ है डायलिसिंग यूनिट, वहाँ चला जाएगा और वहाँ से साफ हो जाएगा पूरा तरह से। The porous cellophane membranes of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in dialyzing fluid, this substance freely move out. जैसे मैंने बताया कि concentration high to low वाला हाल हो गया, ठीक है। Thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin. अब देखो, अब वहाँ पे डाले थे हिपेरिन एंटी कोगुलेंट, ठीक है, क्योंकि ब्लड को जमने नहीं देगा, और हम डालते हैं क्या, एंटी हिपेरिन अब डाल देते हैं, ठीक है, उल्टा। This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure, ठीक है। मान के चलो कि किसी का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो वहाँ पे तुमको बस एक ही चांस है कि किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि अगर कोई फंक्शनिंग किडनी होता है उसको यूज करते हैं हम लोग कि ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी डोनर के लिए।
मेनली हम लोग ट्राई करते हैं कि क्लोज रिलेटिव हो, क्योंकि क्या होता है ना कि सेल मेडिएटेड सिस्टम के थ्रू ना क्या होता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है, डोनर का जो किडनी होता है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग जितना क्लोज रिलेटिव हो सके, या फिर जैसे कि सिवलिंग से पहले ट्विंस होते हैं, ट्विंस के बाद सिवलिंग्स होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं माँ बाप का मैच किया जाता है। सो जितना क्लोज रिलेटिव होंगे उतना ज़्यादा उसका चांसेस होगा सक्सेसफुल होने का, to minimize its chances of rejection by immune system of the host. Modern clinical procedure have increased the success rate of such a complicated technique। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई यानी कि स्टोन और इनसोल्युबल मास जो होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट का, और ये बनता है कैसे, ऑक्जिलेट का, ठीक है ना, विद इन द किडनी बनता है। और लास्ट में क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन होता है जो ग्लोमेरुलर का ऑफ किडनी का, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट है तुमको एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। विद इन 50 मिनट हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। सो होप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये, और कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर 1 घंटे में अगर एक चैप्टर हम लोग अभी कर ले रहे हैं ना, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी हम लोग कुछ दिनों में केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का, ठीक है ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और फार्मूला भी रिवीजन करते रहेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया होगा ना, तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करना। और मुझे ये बताते रहना ना कि किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स भी चाहिए होगा वो भी मैं डालूंगा बना करके, जैसे बोलोगे वैसे। फॉर्मूला रिवीजन करना होगा तो वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।